हेलो एवरीवन। हम लोग वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में साइंस पढ़ रहे थे और यूथ पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसी को सॉल्व कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट आप लोग ने देख लिया होगा। आज ये दूसरा पार्ट है, तो हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 28 और उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट है यांत्रिकी। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है इनमें से कौन अलग है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमने देखा कार्य, तो हम कह सकते हैं कार्य की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। गतिज ऊर्जा की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। स्थितिज ऊर्जा की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो हमने ये देखा कि ए, बी और डी इन तीनों की यूनिट क्या है, जूल है। लेकिन सी ऑप्शन है फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो एक ये इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग है। तो यूनिट में हमने ये देखा कि सी ऑप्शन जो है उसकी अलग यूनिट है, बाकी तीनों की सेम यूनिट है। अच्छा, यूनिट के अकॉर्डिंग एक और पॉइंट भी यहाँ पर हो रहा है। क्या हमने बताया था पिछली क्लास में आपको, कार्य और जूल मतलब सॉरी कार्य और एनर्जी ये दोनों ही हमारी क्या है, अदिश राशियाँ हैं। क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड तो मिलता है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन सी ऑप्शन जो है फोर्स, उसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यानी कि दोनों ही पॉइंट से हमें क्या मिला कि ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, बल। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें अगर, तो इन्होंने कहा ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों। इनके कहने का मतलब है, जैसे ये एक स्लाइडिंग सरफेस है, आपने क्या किया, अगर आप यहाँ पर ये ढालू सड़क है और इस पर आपने पत्थर को लुढ़का दिया तो वो बहुत आसानी से नीचे को लुढ़क जाएगा। अगर ऊर्ध्व ऊपर की ओर, अगर मैं कहूँ यही आपको ऐसे करना हो, यहाँ से ऐसे चढ़ाना हो, ऊर्ध्व ऊपर की ओर ले जाना हो, तो उसको उठाना कठिन हो जाता है और इस स्लाइडिंग सरफेस से स्लाइड करना आसान हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। इन्होंने कहा पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होगा। बिल्कुल, आपने यहाँ पर क्या किया, कम कार्य किया, यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, और जैसे यहाँ पर आपने छोड़ दिया तो ये अपने आप लुढ़क कर स्लाइड कर कर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि आपको कम काम करना पड़ा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये सही है कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होगा। अब इन्होंने कहा दोनों में किया गया कार्य समान होता है। जी नहीं, दोनों में किया गया कार्य कहाँ समान हो रहा है। इसमें तो आप बस यहाँ तक ले आए पत्थर को, उसके बाद छोड़ दिया, बाकी काम अपने आप हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको लगातार जब तक काम पूरा नहीं हो गया तब तक करना पड़ा। तो दोनों में किया गया कार्य तो समान नहीं है। इन्होंने कहा पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा सरल होता है। अब अधिक कहाँ होता है, बल्कि तो कम होता है, क्योंकि ये कह रहे हैं लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। तो हाँ, इजी तो होता है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। नहीं, उठाने में किया गया कार्य और लुढ़काने में किया गया कार्य समान नहीं होता है। तो देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया। अब बच रहा है ए और सी। इसमें क्या क्या है कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की अपेक्षा कम होता है। देखिए यहाँ पे हम ये पॉइंट नहीं ले सकते कि अधिक सरल होता है। सरल मतलब कि ये यहाँ पे सरल लेना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे ये कंपैरिजन ठीक है, कम या ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे इजी है या टफ़ है वो बात हम नहीं लेंगे। यहाँ पे कौन सी बात होगी, यहाँ पे कंपैरिजन होगा कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। इजी और हार्ड की बात नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पे इन्होंने इजी और टफ़ की बात कर दी है, तो ये थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये आंसर। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
अब इसमें 31 में डायमेंशन की बात करी जा रही है कि वह कौन सा भौतिक मात्रा है जिसका आयाम यानी कि डायमेंशन जो है वो ml2t-2 है। अब देखिए इसमें चेक करें, अगर हम इन्होंने कहा वर्क, तो वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है यानी F क्या होता है ma और इनटू d। m का तो m होता है एसेलरेशन, एसेलरेशन की यूनिट होती है मास, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या हो जाएगा, लेंथ है तो ये l, और टाइम सेकंड है तो t स्क्वायर, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हो गया l, तो ये हो गया ml2, और ये ऊपर जाएगा तो t⁻²। तो यानी कि ये डायमेंशन वो वर्क का ही होगा, वर्क ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। जिनको ना पता हो वो जान लें। देखिए मास में क्या, मास का क्या होता है, m होता है डायमेंशन, लेंथ का यानी मीटर का क्या होता है, l होता है, टाइम का t होता है। तो बस वही डायमेंशंस हमने रखे हैं इस फॉर्मूले में। मतलब मास को m से करते हैं तो m लिख दिया, एसेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर लेंथ की यूनिट है, सेकंड स्क्वायर टाइम की यूनिट है तो t स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या है, लेंथ की यूनिट है तो उसका l रख दिया। तो ml2t-2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में इन्होंने कहा है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। अब देखिए माचिस की तीली का वो सरफेस जहाँ से आपको लौ मिलती है वहाँ पे क्या लगा होता है, फॉस्फोरस, और ये क्या है, रसायन है। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्थिर, गतिज और वायु ऊर्जा का यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो एक रासायनिक पदार्थ होता है फॉस्फोरस, और वो लगा होता है। अगर वो लगा ना हो तो माचिस की तीली लौ प्रज्वलित नहीं कर पाएगी। तो ये एक रासायनिक ऊर्जा का क्या है, कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। यानी कि नदी क्या हो रही है, बह रही है यानी वो मोशन में है। तो अगर कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसमें क्या हो रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी हो रही होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा हो रहा होता है। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा, अगर स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा तो वो स्थितिज ऊर्जा। जैसे टेबल रखी हुई है किसी जगह पे तो उसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा ये है कि पेड़ से आम का नीचे गिर जाना, वो क्या है, वो गुरुत्वीय ऊर्जा का कारण है। और विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्योंकि नदी का बहता हुआ जल वो मोशन में है, और मोशन के कारण अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया हुआ है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। तो देखिए जब अगर हम किसी बस में बैठे हुए हैं और वो क्या कर रही है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है और अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है और वो अपने को स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रखना चाहती है। लेकिन बस जो है जब उसने ब्रेक लगाया तो हमारी बॉडी क्या हो रही है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट से क्या हो जाती है, मोशन में आ जाती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट तो अनटिल मेंटेन इट्स पोजीशन, मतलब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और जड़त्व का नियम, एनर्शिया, लॉ ऑफ एनर्शिया में उन्होंने यही बताया था कि अगर कोई वस्तु स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो तब तक अपनी स्थिति को बनाए रखता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, और न्यूटन के पहले नियम में क्या है, ये लॉ ऑफ एनर्शिया है, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एनर्शिया दोनों आता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में।
तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो है, लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखिए कि वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या थे, बस में बैठे हुए थे, हम लोग एक स्टेट वो रेस्ट पोजीशन में थे, और जब एक एक्सटर्नल फोर्स लगा यानी कि ब्रेक लगा, तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो हम क्या हुए, हम मोशन में आ गए। हम अपने आप को रेस्ट में बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसकी वजह से हम मोशन में आ गए। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट तो मेंटेन इट्स पोजीशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। जब तक कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए तब तक वह अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखता है। तो आप समझ गए होंगे ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है कि जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। तो वेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण, वृत्तीय संवेग का संरक्षण या रेखीय संवेग का संरक्षण। यानी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम, अब देखिए रॉकेट हो गया और जेट इंजन हो गया, ये लोग किस आधार पर काम करते हैं, ये लीनियर मोमेंटम के आधार पर काम करते हैं। ये वही लीनियर मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या है m2v2 और प्लस m1v1 प्लस m2v2। तो ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। और जो भी जेट इंजन हो गए, रॉकेट हो गए, ये सब किस पर काम करते हैं, लीनियर मोमेंटम पर काम करते हैं। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम के लिए ऑप्शन नंबर बी है, यानी रैखिक संवेग का संरक्षण। अब यहाँ पे अगर यहाँ तक आए ही है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जेट इंजन को किसने डिस्कवर किया है। तो सर फ्रैंक विट्टल ने 1937 में ये किया था। तो 35 से हमें क्या क्या जानने को मिला कि जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। रॉकेट पूछ ले या जेट इंजन पूछ ले, ये लोग किस पर काम करते हैं, लीनियर मोमेंटम पर काम करते हैं। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और रॉकेट और जेट इंजन इसके उदाहरण है। और आविष्कार की बात हो गई तो सर फ्रैंक विट्टल 1937, ये भी ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छी बात होगी, जेट इंजन का आविष्कारक पूछ लेंगे तो याद होना चाहिए, सर फ्रैंक विट्टल। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दिया हुआ है बीसर्पी घर्षण डैश होता है। अब ये बीसर्पी घर्षण यानी कि फ्रिक्शन क्या है। देखिए फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम चल पा रहे हैं, अगर हम बैलेंस कर पा रहे हैं अपने आप को तो उसके पीछे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ही है। अगर हम बाइक राइड कर रहे हैं और बाइक को ब्रेक लगाने से रोक पा रहे हैं तो वो फ्रिक्शन की ही देन है। तो इस अर्थ पर फ्रिक्शन के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में देखिए कुछ चीज़ें पहले आपको समझा देते हैं। वैसे क्वेश्चन तो इन्होंने पूछा है कि बीसर्पी घर्षण डैश होता है, यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा कम होता है, कि समान होता है, या कभी कम होता है कभी अधिक होता है। तो देखिए वो लिमिटिंग फोर्स से थोड़ा कम होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बीसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। कुछ चीज़ें बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। अगर हम फ्रिक्शन के टाइप की बात करें तो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जैसे अगर कोई चीज़ किसी स्थान पर आके स्टैटिक पोजीशन पे है तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जो उसको उस स्टैटिक पोजीशन पर बनाए रखा है। तो वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वही क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें तो अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसके संपर्क तल के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अब काइनेटिक का मतलब भी तो होता है मोशन। तो अगर मान लो कोई चीज़ गतिमान है तो उसके और उसके क्या कहते हैं तल के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा जो उसकी गति को क्या कर रहा है, बनाए रख रहा है। तो वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ को किसी स्लाइडिंग सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं
तो उस सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फ़ोर्स काम कर रहा होगा जो क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फ़ोर्स। अब यहाँ पे बात क्या निकल के आती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फ़ोर्स किसका होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फ़ोर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शनल फ़ोर्स होता है स्टैटिक। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को एक जगह पर रोके हुआ है, यानी कि उसका फ्रिक्शनल फ़ोर्स इतना ज़्यादा है कि वो ऑब्जेक्ट को मूवमेंट नहीं होने दे रहा है, स्लाइड नहीं होने दे रहा है, एक जगह पर रोक के रखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फ़ोर्स का जो फ्रिक्शनल फ़ोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और सबसे वीक किसका है, स्लाइड का या रोलिंग का। क्योंकि आप जब स्लाइड करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फ़ोर्स बहुत कम होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ स्टैटिक पोजीशन पे है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ है, स्लाइडिंग और रोलिंग का सबसे वीकेस्ट होता है। तो इसके आसपास के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पूछें कि किस में फ्रिक्शनल फ़ोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सबसे वीक किस में होता है, तो वो स्लाइडिंग और रोलिंग में होता है, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अब देखो, वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एक ये भी टाइप है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अगर हम पूछें कि इस फ्रिक्शन का, घर्षण का सबसे वीकेस्ट टाइप कौन सा होता है, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। अब देखिए, इस तरह के रिलेशन ये पूछते हैं, और आज का क्वेश्चन हमारा इसी तरीके के रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आया था एक बार कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, अभी बताया था। एक बार ये क्वेश्चन आया था, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। स्लाइडिंग और लिमिटिंग में रिलेशन आया था, तो ऑब्वियस सी बात है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो भी क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। तो हमने ये जाना, सबसे कम स्लाइडिंग का होगा, उससे ज़्यादा काइनेटिक का होगा, उससे ज़्यादा लिमिटिंग का होगा, सबसे ज़्यादा स्टैटिक का होगा। तो ये रिलेशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे अगर इसके आसपास से क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन है कि घर्षण गति का विरोध करता है। जी हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही होता है क्या, गति को रोकना। तो पहला वाला ही विकल्प सही है। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, घर्षण टूट फूट का कारण होता है। आप स्लीपर पहनते हैं, वो धीरे धीरे घिसने लगती है, वो फ्रिक्शन के कारण ही घिसने लगती है। कोई लुढ़कती हुई बॉल है, वो थोड़े समय बाद रुक जाती है, क्योंकि क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है जो उसको रोकता है। तो वो ये यहाँ पे पहला ए ऑप्शन इसी पॉइंट को दर्शा रहा है। तो ये तो सही है, यहाँ पे इन्होंने नहीं कह दिया, इसलिए ये गलत हो गया। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा नष्ट होती है। अगर आपने एक बॉल को फेंकी है, उसमें एनर्जी लगाई है, लेकिन वो बॉल थोड़े समय बाद जाके रुक जाती है, यानी जितनी आपने एनर्जी लगाई थी वो उसको क्या किया, फ्रिक्शन ने रोक दिया या ख़त्म कर दिया। तो ये नहीं लगा दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है, यानी फ्रिक्शन से हीट नहीं जनरेट होती है, जबकि होती है। आप दोनों हाथों को रगड़ दीजिए तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तीनों में नहीं लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। अगर ये नहीं हटा दें तो ये तीनों भी सही हो जाएगा। वैसे अभी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 में इन्होंने पूछा है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर होती है, यानी कि सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर होता है। तो देखिए, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ऑब्वियसली बता लेंगे इनमें से किस पर डिपेंड होता है। तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, यानी कि वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो लेंथ पर निर्भर कर रहा है, लोलक की या बॉब की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। तो ए ऑप्शन लोलक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, फॉर्मूले में लंबाई आया है, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। लोलक बॉब के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तनाव पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, डेंसिटी पर उस पर भी नहीं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ लेंथ आया है। ग्रेविटी तो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर लेंथ तो आपके बॉब का चेंज हो सकता है ना।
तो लोलक की लंबाई पर क्या डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेंथ दे देंगे वो और आपसे टाइम पीरियड पूछ लेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर है, तो ये बताइए टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2π√L/g। और कभी कभी तो फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में इन्होंने क्या पूछा है कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे डैश गति कहा जाता है। अगर कोई गति ऐसी है जो थोड़े समय बाद अपने आप को दोहरा रही है तो उसको आवर्त गति कहते हैं। अब आवर्त गति यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आवधिक गति है। आवधिक गति के कहने का मतलब यही है कि थोड़े समय बाद वो अपने आप को दोहराएगी। सपोज़ करिए ये हमारा है एक पेंडुलम, ये बॉब लगा हुआ है, तो अगर ये इस पॉइंट तक आती है और इधर ये इस पॉइंट तक आती है तो हमें पता है ये इस पॉइंट से एक समय के बाद इस पॉइंट पर आएगी और फिर एक समय बाद वापस इस पॉइंट पर आ जाएगी और ये ऐसे 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 चला जाएगा। तभी तो इसको बोलते हैं क्या, आवर्त गति। ये क्या कहलाती है, आवर्त गति। अब क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज को इन्होंने बदला है, आवर्त गति ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आवर्त गति और आवधिक गति का एक ही मतलब है। यहाँ पे सीधा गति कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, सीधा गति कोई चीज़ नहीं होती है। एक समान कोई गति नहीं होती है, गैर एक समान ये भी कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि उसको क्या बोलते हैं, आवधिक गति या आवर्त गति। तो इस प्रकार ये चैप्टर दिया हुआ था, इस चैप्टर को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिए थे। इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन। तो इसके 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। फिर पदार्थ के गुण और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद कहाँ गिरेगी, यात्री के हाथ में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे। वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। तो देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि रेलगाड़ी का जो मोशन हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, स्थिर गति में दौड़ रही है। और बैठा हुआ जो यात्री है वो क्या है, वो एक रेस्ट पोजीशन पर है। रेलगाड़ी का मोशन हो रहा है लेकिन बैठा हुआ यात्री क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है। और रेलगाड़ी भी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। तो जब कभी ये कंडीशन हो कि रेलगाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है और बैठा हुआ यात्री, वो तो ऑब्वियसली किस में होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा। तो अगर वो गेंद को फेंकेगा तो वो गेंद उसके हाथ में ही आकर गिरेगी। यानी कि क्योंकि वो आदमी रेस्ट पोजीशन पे है। रेलगाड़ी मूव कर रही है पर उसमें बैठा आदमी रेस्ट पोजीशन पे है। तो जब वो गेंद को फेंकेगा तो वो उसके हाथ में ही आके गिरेगी। और हमें ऐसा सोचने में, अगर आप सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गेंद पीछे रह जाएगी और आदमी आगे निकल जाएगा। नहीं, आप करके देख लीजिए। क्योंकि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं, आप बॉल फेंकेंगे, बॉल आपके हाथ में ही आके गिरेगी। और क्योंकि गाड़ी मोशन में है, आप रेस्ट में हैं, तो जब आप गेंद को फेंकेंगे तो वो आप ऐसा फेंकेंगे ही कि वो आपके हाथ में आके गिरे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि यात्री के हाथ में ही आकर गिरेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पहली बार कोई अटैम्प्ट करेगा तो यही लगाएगा कि हाथ के पीछे गिर जाएगी, वो यात्री के पीछे गिरेगी। क्यों, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। पर ऐसा नहीं है, हम रेस्ट में हैं और हम रेस्ट में हैं तो वो हमारे हाथ में गिरेगी। अगर हम मोशन में होते तो वो हमारे हाथ में नहीं, तब वो पीछे गिरती। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 इन्होंने कहा यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है, यानी फ्रीली गिरती है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ऊंचाई दिया है, यानी हम कह सकते हैं s दिया हुआ है, क्या, h मीटर। और इन्होंने कहा ठीक ज़मीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो एक इनिशियल वेलोसिटी से चली होगी। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो तो हमें निकालना है। और जी का मान इन्होंने क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन्होंने कहा वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो देखिए 3 फॉर्मूला होता है, एक बराबर होता है v बराबर u प्लस जी टी, एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g's, और एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कंडीशन तब के लिए होता है जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और यही कंडीशन उल्टा हो जाएगा अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, बस आप यहाँ माइनस लगा दीजिए।
तो हम फॉर्मूला ऊपर और नीचे दोनों का साथ में पढ़ते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है। तो देखिए अब हमें v पता करना है, तो इसमें तो है नहीं v, तो ये वाला लगाएंगे नहीं, ये बच रहा है, ये बच रहा है। अब हमें t नहीं पता है, हमें तो क्या पता है, s पता है। तो हमको क्या पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2g s, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। v स्क्वायर ये तो हमें पता करना है, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि उसकी शुरुआत 0 से हुई होगी, और अब फाइनल वेलोसिटी क्या है ये तो हमसे पूछा ही है, प्लस 2। g की वैल्यू इन्होंने कहा है 10 रखना, तो हम 10 रख देंगे, और s इन्होंने दिया हुआ है h मीटर। तो यानी v स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 20h। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20h अंडर रूट के अंदर, 20h अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, अंडर रूट 20h, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में इन्होंने क्या पूछा है कि g का मान न्यूनतम होता है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, ये सपोज करिए ये हमारा अर्थ है, ये हो गई विषुवत रेखा, और ये हो जाते हैं आपके पोल्स हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पोल्स पे g की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। पोल्स पे g की वैल्यू ज़्यादा होती है और विषुवत रेखा पर g की वैल्यू सबसे कम होती है। तो इन्होंने न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम किस पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात और जान लीजिए, हमें पता है भार का फॉर्मूला क्या होता है, mg, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अब वो इन्होंने इस बार तो पूछ लिया है g का मान न्यूनतम होता है, तो आपने बता दिया विषुवत रेखा पर। अगर हम पूछ ले अधिकतम होता है तो आप कह देंगे पोल्स पर। अब चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों ही पोल्स पे क्या होते हैं, अधिकतम होते हैं। अगली बार वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भार का मान न्यूनतम होगा, तो भाई भार का मान, तो जहाँ पे g का मान न्यूनतम होगा वहाँ पे भार का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर g की वैल्यू 0 होती है। जब यहाँ 0 रखेंगे तो आपका भार भी क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अगर g का मान जहाँ न्यूनतम है वहाँ पे व्यक्ति का भार भी क्या होगा, न्यूनतम, और g का मान जहाँ अधिकतम है वहाँ पर व्यक्ति का भार भी क्या होगा, अधिकतम। तो यहाँ से हमने कुछ और चीज़ें सीख ली। तो 42 का क्या होगा, न्यूनतम विषुवत रेखा पर, अधिकतम पूछता तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 43 में इन्होंने क्या पूछा है, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है, यानी उसका वेट कितना है, 600 न्यूटन। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाता है, तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आपकी लिफ्ट है, ठीक है, तो लिफ्ट की जो भी कंडीशन होती है उसको हम लोग जान लेते हैं। ये अगर आपकी लिफ्ट है, अगर इसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो यानी आपका वेट क्या रहेगा, आपका वेट वही नॉर्मल वेट रहेगा। आपका वेट क्या रहेगा, नॉर्मल वेट रहेगा। लेकिन ये पहली कंडीशन, लेकिन अगर ये लिफ्ट आपका अगर ऊपर जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपका वेट क्या होगा, आपका वेट क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, नॉर्मल वेट से ग्रेटर हो जाएगा। यानी हम कह रहे हैं अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन बता दी आपको। अब तीसरी कंडीशन समझिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर आपका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, यानी आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपका वेट क्या होगा, आपका वेट लेस होगा। किससे लेस होगा, नॉर्मल वेट से कम होगा। नॉर्मल वेट से कम होगा। ये तो आप लिफ्ट में चढ़ते होंगे तो भी फील करते होंगे। और अगर मान लीजिए लिफ्ट क्या हो गई, टूट गई, लिफ्ट क्या हो गई, टूट गई, तो ये आपका एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, g के बराबर हो जाता है। तो उस समय आपका वेट क्या हो जाता है, 0 वेट हो जाता है। तो ये 4 कंडीशन याद रखिए, इसी के आसपास से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब देखिए 4 कंडीशन क्या है, वो चारों आपको दिखे। अब देखिए आपको रिलेट करना होगा वो पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने पूछा है। इन्होंने कहा है कि यदि वह व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहा है, यानी उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। जब
वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। कैसे? अब ये समझिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v/t, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। वो तो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। ये बात समझ में आ गई। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो नॉर्मल वेट, यानी जो वेट उसका पहले था वही वेट रहेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या दर्शाया गया है 600 न्यूटन से कम। वो तो तब होता है जब उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो उसका रुका हुआ है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। 600 न्यूटन से अधिक वो तो तब होता है जब एक्सेलरेशन उसका बढ़ रहा होता है, यानी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसके वेट से ज़्यादा होता है। 600 न्यूटन के समान ये वाला सही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका 0 है। एक्सेलरेशन 0 क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 तो जो इसका वेट है वही वेट उसका रहेगा, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 0 के समान तो तब होता है जब लिफ्ट टूट गई हो। 0 वेट कब होगा? जब लिफ्ट टूट गई हो। तो ये 4 कंडीशन होती है केवल लिफ्ट की। चारों अगर आप पढ़ लेंगे तो ये 2018 का क्वेश्चन है, तो इस बार इनमें से कोई पूछ सकते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये आपको आगे के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो कुछ इतने ही क्वेश्चंस दिए हुए थे इस चैप्टर में। तो इस तरह से आज हम लोग ने 2 चैप्टर और कंप्लीट कर लिया है, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन। यहाँ तक हम लोग ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया, यानी कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और अब अगले वीडियो में हम लोग पदार्थ के गुण और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप 5 नंबर की तैयारी कर सकते हैं UPSSC पेट। समय भी कम लगेगा, सुबह शाम बस एक एक वीडियो देख लेनी है आधे घंटे की, सुन लेना है आपको सिर्फ एक बार। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट मोटिवेशन देता है कि हम रात में 1 बजे जग के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन तब मिलता है जब लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं। तो आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे आप लोग तो आगे और अच्छा करने की कोशिश करी जाएगी। थैंक यू क्लास।